कीड़ा, मैं ये गाली दे रहा हूं, गंदी नाली का कीड़ा यहां आके संविधान को कुचल रहा है। हम सब चुप बैठे हैं यार, सारे के सारे चुप बैठे हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र में जिस दिन चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद में इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया, उसने कहा 58.22% वोट पड़ा है। 58.22%, ये 5 बजे का आंकड़ा है 20 तारीख का। और वही चुनाव आयोग रात को 11:30 बजे आंकड़े जारी करता है। वो कहता है कि 65.83% वोट पड़ा है। 65.83%, 6% वोट बढ़ गया। और वही 21 तारीख को आंकड़े जारी करता है इलेक्शन कमीशन नहीं, वहां का जो मुख्यमंत्री के अंडर में जो सूचना विभाग है, वो वहां पर आंकड़े जारी करता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि 1.03% वोट और बढ़ गया, यानी कुल मिला के 60.83% वोट बढ़ा दिया। और जब वोटों में कंक्लूड करते हैं इसको, तो आता है 75,97,000 वोट, यानी लगभग 76 लाख वोटें महाराष्ट्र में बढ़ाई गई, जिसकी वजह से 101 सीट जीते बीजेपी और एनडीए जो 101 सीट ज्यादा जीतकर आए हैं। आपको नहीं लगता? कांग्रेस पार्टी के गुरदीप चप्पल ने एक बड़ा मजेदार आंकड़ा दिया। गुरदीप चप्पल कहते हैं कि नांदेड़ जहां पर उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में जो लोकसभा है, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जीती है, उसको 5,86,000 वोटें मिली है। और उसी लोकसभा में जो 6 विधानसभाएं आती है, उन 6 की 6 विधानसभा में बीजेपी और एनडीए जीता है। बड़ी अजीब सी बात है, इस देश का वोटर इतना समझदार, इतना चालाक हो गया कि जिस समय एक ही समय जब वोट डालना है, विधानसभा में दे रहा है तो बीजेपी और एनडीए को दे रहा, और लोकसभा में दे रहा तो कांग्रेस को दे रहा। आगे को समझ में बात, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई चालाक, ऐसा कोई शातिर व्यक्ति होगा जो इस तरह के वोटिंग पैटर्न पर ध्यान देता होगा। नहीं हुआ। तो लोकसभा जीत रही है नांदेड़ में कांग्रेस, और विधानसभा जीत रहे हैं बीजेपी और एनडीए। और यही 2024 के चुनाव में तिरुपति में हुआ, वहां पे भी यही हुआ। जो लोकसभा जीती, जो वहां का मुख्यमंत्री था, वो उतने लोकसभा सीट जीती। और बाकी जो सीटें गई हैं, एक बीजेपी को गई, एक वहां का जो एक हीरो है उसके जो भाई है उसकी पार्टी उसको गई, और बाकी 5 तेलुगु उसको गई, जो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री 5 उसको गई, लोकसभा जो है वो उसको गई। ये हालत हो रही है। क्या हम ये जानना नहीं चाहते साथियों? क्या हम सब ये सारी चीजें देखते नहीं है? क्या हमें न्यूज हम सुनने के, जानकारी लेने के अधिकारी नहीं है? ये हमारी जरा भी इच्छा नहीं होती साथियों? मेरा आपसे यही कहना है साथियों, देश बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। और मैं इस मंच से खुलेआम कहता हूं, इस देश में कुछ जो लोग हैं, संगठन है, उनका एक माफिया बन गया है, ग्रुप बन गया है, एक सिंडिकेट बन गया है। इस सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है? इस सिंडिकेट में शामिल है सरकार, यानी मोदी सरकार, मोदी बीजेपी शामिल है। इसके साथ में शामिल है इस देश की अदालत, नीचे से लेकर ऊपर तक अदालत। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जजेस शामिल हैं, लेकिन अदालत मैक्सिमम लोग शामिल है, इस सिंडिकेट में शामिल है। और इसी के साथ इसमें शामिल है मीडिया, जो मीडिया आज की तारीख में खरीद लिया पूंजीपति ने, और शामिल है इसमें पूंजीपति। और इसके साथ साथ इसमें शामिल है आरएसएस, और इसके साथ में आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, वो लोग इसमें शामिल है। मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोग, ये लोग शामिल हैं। इनका एक सिंडिकेट है, हर जगह इनका आदमी बैठा है, और हर जगह जो चाहते हैं वो हो रहा है। और सत्ता की हवस इनको इस तरह से है कि देश के इतने अच्छे संविधान को, इतने बढ़िया संविधान को पैरों तले कुचलने हैं। और इस देश की अधिकतर आबादी, इस देश में लगभग 100 से 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें ढंग से जीवन जीने का हक भी नहीं मिल पा रहा, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। साथियों, हालत आज की तारीख में इस तरह की हो गई है कि इस देश में जो सब कुछ हो सकता है, चंद लोगों के हाथ में चलता चला जा रहा है। संविधान कहता कल्याणकारी राज्य, संविधान कहता है जो संसाधन है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि संसाधनों पर अधिकार जो होगा वो जनता का होगा, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि हर व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने का एक मौका मिल सके। ये संविधान करा। और यह है कि मोदी जैसे लोग आके, जिनको सत्ता की अवस्था, अपने पूंजीपति यार जिनकी ड्योढ़ी को वो चूमता है, उन्हें जाके सब कुछ उन्हीं को दिए चले जा रहा है।
1% लोगों के पास में 73% संपत्ति इस देश की है। क्या संविधान का हनन नहीं हो रहा? क्या संविधान को कुचला नहीं जा रहा साथियों? ये बहुत सी चीजें हैं जो लगातार हो रही है। ऐसे हरियाणा में हुआ। और मैं आज आपके सामने एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सिर्फ एक बात और कहूंगा, मुझे है शिकायत यहां के विपक्ष से भी है। और क्या शिकायत है विपक्ष से? 2024 के लोकसभा चुनाव में जितनी व्यापक गड़बड़ी हुई, 3 बड़ी एजेंसियों ने, जिसमें द वायर, आप देखते होंगे द वायर, उसने वोट फॉर डेमोक्रेसी, उसने और एडीआर जो लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, लड़ते रहते हैं, इन तीनों ने मिलकर बताया कि कितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। क्या धांधली हुई? धांधली हुई 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी वजह से 79 सीटें जीतकर बीजेपी आई। 79 कम कर दीजिए, बीजेपी 160-61 पर सिमट जाती है, सरकार नहीं बनने थी। और यही बताया कि 542 सीटों पर जिन पर चुनाव हुआ, उनमें से केवल 4 सीटें ऐसी थी जिन पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली। बाकी 362 जो सीटें थी, उन सीटों पर जितनी वोटें पड़ी उससे कम निकली, और 176 जो सीटें थी उन पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली। हमें नहीं नजर आता, इस विपक्ष को वो नजर नहीं आता। विपक्ष में राहुल गांधी से लेकर जितने भी नेता हैं विपक्ष के, आज तक एक शब्द पर बोला नहीं, जबकि मोदी को 1 मिनट चैन से नहीं बैठने देना था। उस व्यक्ति को नैतिक अधिकार नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने का, कुर्सी पर बैठने का, लेकिन सब चुप, विपक्ष पूरी तरह से चुप, मूर्ख बना हुआ विपक्ष। और आज भी अब ईवीएम की बात करें, अबे हम यही जनता मंत्र से 2019 से चिल्ला रहे ईवीएम के विषय में। 2024 के चुनाव से पहले लगातार हमने खूब शोर मचाया, देश के कोने कोने तक पहुंचा ये आंदोलन। तब नहीं समझ में आ रहा था ईवीएम में गड़बड़ी है, बेईमानी है, धांधली है, और अब सब निकल के आ रही है। वहां से निकल के आ रही महाराष्ट्र से कि जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट की वोट अपने बूथ में नहीं है, ये निकल के आ रही है। ये सारी चीजें बताने का एक ही मकसद है, आप मेरे भाई हैं, बहनें हैं, आप समझो इस बात को, अपनी जिम्मेदारी को समझो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। तुम्हारे चुप रहने से बर्बादी निश्चित हो जाएगी। तुम सड़क पर नहीं आओगे, कोई और आने वाला नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि नेता किसी पार्टी का हो, एमएलए एमपी कोई हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जब जहां सुविधा मिलती है, इधर से लुढ़क के इधर हो जाता है, इधर से लुढ़क के इधर हो जाता। आप सबको मालूम है, वो मौज में रहता। मरती है जनता, और आप और हम जनता हैं। और आज स्थिति यह है कि जन आंदोलन के बिना देश की स्थिति सुधरने वाले नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर वकील इसमें लीड लें, आगे बढ़कर जन आंदोलन को खड़ा करें, तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो सब कुछ तबाही के कगार पर है। एक बार आपको इस संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत धैर्य से सुना, उम्मीद करता हूं बात समझेंगे भी, साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।